नीतीश के प्रभाव वाले इलाकों पर पीएम मोदी का ज्यादा जोर। क्या है बीजेपी की रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हम जानते हैं कि नीतीश के प्रभाव वाले इलाकों पर पीएम का ज्यादा जो जोर है उसको लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है। इसके लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला और क्या है रणनीति? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 8 महीने में 9 बार बिहार आ चुके हैं और 9 जिलों की 82 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। 5 जिले ऐसे हैं जहां 2020 में बीजेपी जेडीयू का एनडीए का 70% सीटें हार गया था और मोदी इन हारी हुई सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि जिन सीटों पर 2020 में एनडीए की हार हुई थी, उन सीटों को दुरुस्त करने, उन सीटों पर समीकरण मजबूत करने की रणनीति के तहत मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। सर, तो नरेंद्र मोदी जो है, पीएम मोदी जो है, वो कितनी बार और किन किन जिलों में आ चुके हैं? देखिए, इस साल अब तक पीएम मोदी बिहार में 7 जनसभा कर चुके हैं। जनवरी और मार्च को छोड़कर मोदी ने हर महीने बिहार में एक सभा की है। बेगूसराय और पटना में रोड शो भी किया है और मोदी ने कुल 9 जिलों का अब तक दौरा किया है। इन 9 जिलों में 82 विधानसभा सीटें आती हैं और 2020 में इनमें से 40 सीटों पर एनडीए जीती थी। बीजेपी ने इनमें से 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 66% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का और 29 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। जेडीयू ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 8 सीटें जेडीयू जीत पाई थी, यानी स्ट्राइक रेट 25% से भी कम था। तो नीतीश वाली जो सीटें कमज़ोर अभी पड़ गई हैं, उसको मजबूत करने के लिए पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसीलिए जदयू की हारी हुई सीटों पर पीएम मोदी बार बार रैलियां कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी कोशिश। देखिए, कोई दूसरा नेता है नहीं बिहार में जो नीतीश कुमार और मोदी की जगह ले ले। और नीतीश कुमार पहले जैसे तो जवान है नहीं कि अकेले मोर्चा संभाल लें, तो ऐसे में मोदी उनकी मदद कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने जिन 9 जिलों का दौरा किया है, वहाँ की मैंने बताया कि 82 में से 44 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 15 सीटें हारी। 32 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, 24 सीटें हार गई। और पीएम मोदी की हारी हुई सीटों पर सभा हो रही है, तो उम्मीद है कि अब स्थिति सुधरेगी। जेडीयू की बीजेपी दोनों को फ़ायदा मिलेगा। और सबसे खास बात है कि इन इलाकों पर नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक, जैसे कोई कुर्मी होता है लौकुश समीकरण, वो बहुत मजबूत है और निर्णायक भूमिका में है। तो मोदी नीतीश कुमार की सेहत को जो है उसको ध्यान में रखते हुए उनको अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश के वोट बैंक को सहेजने के लिए खुद भी बिहार आ रहे हैं और दनादान रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। और मुझे लगता है चुनाव से पहले उन्होंने कमज़ोर जिलों का दौरा करके वोटरों में उत्साह भरने की कोशिश की है। और ग्राउंड लेवल पर जब मैं सर्वे में गया तो उसका असर दिख रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के अंदर कोई बड़ा दमदार नेता नहीं है और बीजेपी में भी नहीं है जो अपने बूते सियासी समीकरण को साध सके। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बाद ईबीसी वोटरों का बड़ा नेता बनने के लिए सभी पार्टियां लगातार बेचैन हैं। तेजस्वी यादव भी बेचैन हैं और आप देख रहे हैं कि अब तो अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई भी शुरू हो गई है। तो सर, मतलब ये जो फिलहाल ये जो सीटें हैं, इसका राजनीतिक समीकरण क्या है? देखिए, इस साल पीएम मोदी ने पहली सभा सिल्क नगरी भागलपुर में की। जिले में यादव, कुर्मी, कोयरी, धानुक, गंगोता और फॉरवर्ड प्रभावशाली हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में भागलपुर की 7 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 3 पर बीजेपी जीती थी, 2 पर जेडीयू जीता था। लेकिन 2015 के चुनाव में जब बीजेपी ने नीतीश के साथ नहीं लड़के अकेले चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। यानी यहाँ बीजेपी को नीतीश का साथ जरूरी है। पहलगाम हमले के तीसरे दिन 24 अप्रैल को मोदी मधुबनी भी पहुँचे थे। तब उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, भारत आतंक के आगे कभी झुका नहीं, न झुकेगा। और उन्होंने इसलिए कहा कि देखिए, ये इलाका जो है ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल इलाका है। मोटे तौर पर यहाँ के ब्राह्मण बीजेपी के साथ और मुस्लिम आरजेडी के साथ है। यहाँ चुनाव अति पिछड़ा जाति यानी ईबीसी पर निर्भर करता है हार जीत। तो ईबीसी को साधने के लिए ही मोदी वहाँ गए, क्योंकि नीतीश कुमार का ही वोट बैंक है और नीतीश कुमार समय के साथ थोड़ा उतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो उनकी मदद के लिए मोदी आगे आ रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। नीतीश कुमार के जो
मजबूत वोट बैंक है, पॉकेट्स है, उसमें जाकर उसको सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो मधुबनी तो ऐसे भी एनडीए का गढ़ माना जाता है। देखिए, मधुबनी एनडीए का गढ़ माना जाता है। 2020 में यहाँ की 10 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इसमें से बीजेपी की 5 और जेडीयू की 3 सीटें हैं। 2015 में बीजेपी नीतीश से अलग लड़ी, तब सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। तो ये तो साफ है कि यहाँ बीजेपी तभी जीतती है जब नीतीश कुमार साथ रहते हैं, यानी ईबीसी वोटरों का साथ मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी नीतीश कुमार के वोट बैंक में सिंधमारी करने की कोशिश जो तेजस्वी कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो अगर बात करें पटना की, तो पटना तो बीजेपी का ही गढ़ है, तो फिर यहाँ मोदी जी को रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, पटना के अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे तो भूमिहार, यादव, कायस्थ, कुर्मी, वैश्य का अच्छा प्रभाव है। कोयरी, दलित और मल्लाह भी अहम फैक्टर चुनाव में रहते हैं। 2020 में एनडीए को सबसे ज़्यादा नुकसान पटना में ही हुआ था। एनडीए 14 में से सिर्फ 5 सीटों पर जीत पाई थी। इन सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी। ठीक है, 2015 में जब बीजेपी नीतीश के बिना लड़ी तब 14 में से 7 सीटों पर जीती थी। और रोहतास में बीजेपी 10 साल से खाता नहीं खोल पाई है। यहाँ फॉरवर्ड और पिछड़ा दोनों का अच्छा खासा असर है। यहाँ यादव, कुशवाहा, राजपूत, दलित और अति पिछड़ा वर्ग का प्रभाव है। यहाँ 7 सीटें हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव 2015 और 20 में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। तो मोदी जी पहले वही गए थे, आपको याद होगा, करहगर, सासाराम में कार्यक्रम किया था। तो उनका जोर है कि शाहाबाद, जो उनका कभी गढ़ हुआ करता था बीजेपी का, जो पिछले 10 साल से हाथ से निकल गया है, उसको वापस पाना। सर, तो सिवान में भी तो पिछले 2 बार से एनडीए का खराब प्रदर्शन रहा है। हाँ बिल्कुल, अब तो शाहाबाद में तो एनडीए का खूंटा ही उखड़ गया है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। और सिवान तो शाहबुद्दीन का एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था, वहाँ तो बीजेपी वाले अपना झंडा लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन अब माहौल बदल गया है, अब वहाँ पर कांटे की लड़ाई है। लेकिन सच है कि सिवान में यादव, मुस्लिम, ईबीसी और फॉरवर्ड एक मजबूत फैक्टर हैं। यहाँ की ईबीसी जातियों पर माले का गहरा प्रभाव रहा है। 2020 में यहाँ की 8 में से 2 सीटों पर एनडीए जीत पाई थी और दोनों सीटें बीजेपी जीती थी। बाकी की 6 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई थी। तो महागठबंधन का अभी भी जोर है वहाँ पर। 2015 में भी बीजेपी कुछ खास नहीं यहाँ कर पाई थी, सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। मोतिहारी भी एनडीए का गढ़ है, मोतिहारी, बेतिया। 2020 में यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी को 8 और जेडीयू को 1 सीट मिली थी। 2015 में बीजेपी 7 सीटों पर जीती थी, साथ ही अपने सहयोगी एलजेपी को 1 सीट जिताने में सफल रही थी। मोतिहारी में भी बीजेपी अपने गढ़ को और मजबूत करने में जुटी है। यहाँ राजपूत, भूमिहार, वैश्य निर्णायक भूमिका में हैं। तीनों जातियों का समर्थन बीजेपी के साथ है। कुछ इलाके में मलाह वोटर भी हैं और मलाहों के नेता मुकेश सहनी अभी महागठबंधन के साथ हैं, इसलिए थोड़ा उसको भी दुरुस्त रखना चाहती है बीजेपी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए का साथ जो मिलता है ईबीसी का, उसका फ़ायदा होता रहा है। लेकिन इस बार मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ है तो कहीं खेल न बिगाड़ दें, मलाहों के वोट बैंक में डिवीज़न होने की संभावना है। इसलिए एनडीए इस फैक्टर को भूल नहीं रहा है। जहाँ वो मौजूद है वहाँ भी जोर दे रहा है, जहाँ कमज़ोर है वहाँ ज़्यादा जोर दे रहा है। सर, तो अगर बात करें बेगूसराय की, तो वो वामपंथियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ भी बीजेपी जो है वो सेंधमारी करने की में जुट चुकी है। हाँ, एक ज़माना था जब वहाँ केवल वामपंथ का ही जलवा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वामपंथ की धरती पर अब कमल खिलने लगा है। आज अभी भी वहाँ के सांसद तो बीजेपी के हैं, गिरिराज सिंह। वामपंथियों का गढ़ था। भूमिहार, यादव, मुस्लिम का ज़्यादा प्रभाव है इस ज़िले में। चुनावी नतीजे ईबीसी तय करती है यहाँ पर। यहाँ के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत तो जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में एनडीए को ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। 2020 में जिले की 7 सीटों में से एनडीए सिर्फ 2 सीट पर ही जीत पाई थी और दोनों सीटें बीजेपी के हिस्से में थी। 2015 में बीजेपी सभी 7 सीटों पर हार गई थी। साफ है कि नीतीश के साथ चुनाव लड़ने से बीजेपी को यहाँ कुछ सीटें मिल जाती हैं, लेकिन अकेले बीजेपी लड़े तो जितना मुश्किल है। मोदी के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमको एनडीए में ही रहना है, छोड़ना नहीं है। जिन्होंने आरजेडी के साथ मुझे ले गए थे, जो वो अभी मेरे मंच पर ही बैठे हैं, लेकिन ये इस बार नहीं ले जा पाएंगे। तो सफाई दे रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे।
सर, तो अगर बात करें गया जी की, तो वो तो दलित बहुल इलाका है, तो इसमें इस बार एनडीए का कैसा प्रदर्शन रहेगा? हाँ, गया से ही तो आते हैं जीतन राम मांझी, जी। जो नींद हराम किए हुए एनडीए की, आप देख ही रही हैं, दलितों के बड़े नेता हैं। गया जी जिला दलित बहुल है भी, यहाँ ईबीसी भी अहम फैक्टर है। बीजेपी पिछले 2 चुनाव से कुछ खास कर नहीं पाई है, हालांकि नीतीश कुमार के साथ रहने से उसे कुछ फायदा होता रहता है। 2020 में एनडीए को यहाँ की 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी, 2 पर बीजेपी जीती थी। 2015 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार गठबंधन सिर्फ 2 सीट जीता था, और तब इस गठबंधन में नीतीश नहीं थे। तो नीतीश के बिना तो मगध जीतना भी बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन नीतीश इस बार बीजेपी के साथ हैं, तो उम्मीद कर रही है बीजेपी की मगध में, गया जी में भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। सर, तो अगर बात करें पूर्णिया की, तो वहाँ मुस्लिम जो है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वहाँ भी बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश में लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश करती है बीजेपी। पूर्णिया में मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है, और अनुमान है कि करीब 40% वोटर मुस्लिम हैं। इसके अलावा ईबीसी, यादव और कुशवाहा वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। 2020 में एनडीए ध्रुवीकरण के सहारे 7 में से 4 सीटों पर जीतने में कामयाब हो गया था। बीजेपी और जेडीयू को 2-2 सीटें मिली थी, और 2015 में जब बीजेपी ने नीतीश के बिना चुनाव लड़ा था तब 2 सीटों पर जीत मिली थी। तो मुझे लगता है कि जहां एनडीए मजबूत है उस पर भी बीजेपी का ध्यान है, जहां एनडीए कमज़ोर है उस पर भी ज़्यादा ध्यान है। और सबसे बड़ी बात कि जिस नीतीश कुमार के बलबूते एनडीए चुनाव बिहार में जीतता रहा है, उस नीतीश कुमार के वोट बैंक में तेजस्वी सेंधमारी न कर लें, इसको लेकर मोदी अलर्ट है। और नीतीश कुमार के वोट बैंक को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए वो बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर नीतीश का ज़्यादा प्रभाव है, जहां ज़्यादा दबदबा है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ग्राउंड लेवल पर अभी एनडीए महागठबंधन पर भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि टक्कर तो कांटे की है, लेकिन जो वोटर्स हैं, ईबीसी वोटर्स, वो मोदी कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए, जो नाराजगी होनी चाहिए, भाई 20 साल से सत्ता में है तो नाराजगी नहीं होगी, लेकिन वो नाराजगी नहीं दिख रही है कि उखाड़ फेंकना है। शिकायतें हैं लेकिन संतोष भी है, और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनसे बेहतर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो मौका मिल जाएगा फिर से नीतीश कुमार को ही, फिर से नीतीश कुमार जी। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश कुमार ही अपना झंडा लहरा पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।